आज हम एक ऐसी स्टोरी पढ़ने वाले हैं जो बिल्कुल फिल्म स्टूडियो के बैक स्टेज की स्टोरी है। बिल्कुल फनी, ड्रामेटिक, थोड़ी सी फिल्मी भी है। इमेजिन करिए वो प्लेस जहां राइटर्स, एक्टर्स, मेकअप आर्टिस्ट, डायरेक्टर्स सब एक ही छत के नीचे काम करते हैं और हर दिन कुछ ना कुछ कंफ्यूजन, ड्रामा और कॉमेडी होती ही रहती है। पोएट्स एंड पैनकेक्स हमें ले जाता है फेमस जेमिनी स्टूडियो के बीच में, जहां आप देखेंगे कि ग्लैम वर्ल्ड के पीछे की रियल दुनिया कैसी होती है। जो हीरोइनें मेकअप पोतती हैं, वो जो मेकअप भी लगाता है ना, उसके भी अलग अलग रैंक्स होते हैं। अलग अलग इंसान अलग अलग लोगों को मेकअप लगाता है। चलिए इस स्टोरी को लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से पढ़ने वाले हैं। कोई डाउट नहीं बचेगा। बिल्कुल फन वे में इस चैप्टर को क्रिस्टल क्लियर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नाम है अभी दीदी, सुन लो मेरी बात। नीट हो या जी, टेंशन का ना नाम। बोर्ड एग्जाम्स के लिए ले लो फुल आराम। पोएट्स एंड पैनकेक्स, ये स्टोरी हम शुरू करने वाले हैं। मगर आप सोच रहे होंगे स्टोरी है किसके बारे में? तो पोएट्स का मतलब तो आप समझ गए। पैनकेक्स क्या हमें कुछ ऐसा खाने वाली डिशेस के बारे में पता चलेगा? नहीं भाई, पैनकेक्स एक्चुअली में एक मेकअप ब्रांड का नाम है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। ओके, और कोई भी स्टोरी शुरू करने से पहले मैं हमेशा आपको अबाउट द ऑथर पढ़वाती हूँ, बिकॉज अगर आपने इसे अपने आंसर्स में मेंशन किए तो आपके आंसर ब्यूटीफुल हो जाता है और टीचर्स आपको अच्छे मार्क्स ज्यादा देने के चांसेस बन जाते हैं ना। तो चलिए, ये जो स्टोरी है ये बेसिकली क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। ये एक किताब है, माई ईयर्स विथ बॉस। इस किताब में का एक एक्सर्प्ट है, यानी एक छोटा सा पार्ट निकाल के दिया हुआ है। ये कौन लिखे हैं? अशोकमित्रन ने इन्होंने इसे लिखा है, जो कि 1931 से 2017 तक के एक तमिल राइटर रहे हुए हैं। ये जो है ना बेसिकली जेमिनी स्टूडियो है। ये एक स्टूडियो जहां पर फिल्म वगैरह बनाई जाती है, उस जगह पे ये काम किया करते थे। और इन्होंने किताब कौन सी लिखी है? माई ईयर्स विथ बॉस। इसी किताब का आप एक छोटा सा पार्ट अभी पढ़ने वाले हैं। ये जो जेमिनी स्टूडियो है वो कहाँ है? चेन्नई में लोकेटेड है। कब हुई थी स्टैब्लिश? 1940 में स्टैब्लिश हुई थी। याद रखिएगा, बिकॉज अगर आप ये आंसर में मेंशन करेंगे कि जेमिनी स्टूडियो चेन्नई में है, जो कि 1940 में स्टैब्लिश हुई है, तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी। इनके फाउंडर क्या है? एस वासन जो है इनके फाउंडर, ये भी मेंशन आप कर सकते हैं। यहाँ पर उस समय की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में उन दिनों चलती थी, ये जो जेमिनी स्टूडियो है ना, वो उन्हीं में से एक है। जैसे अभी आप सुनते होंगे यश राज प्रोडक्शंस वगैरह, इस तरीके से। तो बस मैं ऐसा बोल रही हूँ, वो उस समय पे जेमिनी स्टूडियोज चलता था। ठीक है। अब यहाँ पर अशोकमित्रन वहां क्या काम करते थे? वो जो थे वो एक तरीके से उनका न्यूज़पेपर कटिंग, क्लिपिंग वगैरह का काम हुआ करता था। और ये क्या करते थे? रिटन आउट ऑफ हैंड्स, बहुत सारे को रिटन आउट ऑफ हैंड्स भी इनको ये वाला काम ये किया करते थे। ठीक है। ये एक तरीके से, ऑल्दो ये एक बहुत ही इनसिग्निफिकेंट फंक्शन है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसा लोगों को आपको लगेगा कि बस पेपर ही तो काटना है, बट आप देखिएगा किस तरीके से आगे स्टोरी ये नरेट करते हैं। जो चीजें इन्होंने ऑब्जर्व की, क्या ऑब्जर्व की, वो ये बताते हैं। तो चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। तो पैनकेक क्या है? पैनकेक एक ब्रांड का नाम है, जो कि एक मेकअप मटेरियल, जो कि जेमिनी स्टूडियो जो है वहां पर जो मेकअप मटेरियल यूज किया जाता था वो क्या है? पैनकेक है। और ये ट्रक लोड्स में लाया जाता था, यानी बहुत मात्रा में लाया जाता था। ऑब्वियसली आपने देखा होगा हीरो हीरोइंस तो बिना मेकअप के जैसे रह ही ना सकते हो, वैसे ही ये पैनकेक क्या है? ब्रांड का नाम है, जो कि मेकअप मटेरियल यूज किया जाता था उस समय जेमिनी स्टूडियो में, जो कि ट्रक लोड्स बहुत ज्यादा की तादाद में लाया जाता था इसको। जो ग्रेटा गार्बो है, अब ये ग्रेटा गार्बो कौन है? ये एक स्वीडिश एक्ट्रेस है। एक कहा 1954 में इन्होंने ऑनरेरी ऑस्कर भी जीता हुआ है, यहाँ पर उनके अनफॉरगेटेबल स्क्रीन परफॉर्मेंसेस के कारण। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम, सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन जो कि अभी तक रही हैं, उनका नाम इसमें आता है। और यहाँ तक ये बेस्ट साइलेंट एक्ट्रेस ऑफ द कंट्री भी इनको बोला गया है। तो ग्रीता गार्बो है, ये एक स्वीडिश एक्टर है। तो ये भी इस मटेरियल, ये जो पैनकेक है ना, इसका यूज किया करती थी मेकअप के लिए। मिस मोहर भी यूज किया करती थी, वैजयंती माला भी यूज किया करती थी। ये सब क्या है? एक्ट्रेस का नाम है। ये वैजयंती माला कौन है? ये एक इंडियन एक्ट्रेस है। वो परफॉर्म करती थी बहुत सारे, मतलब कि अप्रिशिएटेड इन ब्रिमल रॉयज देवदास जो है ना, उसमें इनको अप्रिशिएटेड रोल दिया गया था। यहाँ पर इन्होंने 3 बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है इनकी एक्टिंग के लिए। और ये अब एक एक्टिव पॉलिटिशियन है। अगर आप यहाँ गूगल पे सर्च करके देखेंगे तो इनका आपको फोटो मिल जाएगा। इन्होंने भी, जब ये पहले एक्ट्रेस थी तो इन्होंने भी इस पैनकेक मटेरियल का यूज किया हुआ है। लेकिन रति अग्निहोत्री भी एक एक्ट्रेस है, इन्होंने नहीं यूज किया हुआ होगा, बिकॉज ये उस समय की नहीं है, ये आगे मतलब आगे आने वाले समय की है, तो इन्होंने नहीं यूज किया होगा। लेकिन इन्होंने तो पक्का ही यूज किया होगा। ये जो मेकअप है, इसका मेकअप डिपार्टमेंट जो जेमिनी स्टूडियो का है, जैसे एक डिपार्टमेंट होता है कि इस जगह पे ये मेकअप वाली चीजें रहेंगी, वो डिपार्टमेंट कहाँ है वो बता रहे हैं। वो कहाँ है? अपस्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के ऊपर के साइड मेकअप डिपार्टमेंट है ये जेमिनी स्टूडियोज का। माना जाता है कि ये जो बिल्डिंग है ये किसकी है? रॉबर्ट क्लाइव के स्टेबल यानी कि बेसिकली जहां हॉर्सेस रखे जाते हैं ना, रॉबर्ट क्लाइव एक इंसान है, उसके
जो हॉर्सेस जहाँ रखे जाते थे उसी को बाद में बिल्डिंग अच्छे से कंस्ट्रक्ट करके उसी के ऊपर क्या है डिपार्टमेंट है जेमिनी स्टूडियो का, जहाँ मेकअप वगैरह चीजें होती हैं। यहाँ पर माना जाता है कि बहुत सारे बिल्डिंग्स इन द सिटीज, इस सिटी में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो कभी ना कभी इस रॉबर्ट क्लाइव की रेसिडेंस हो चुकी है, यानी रॉबर्ट क्लाइव यहाँ रह चुका है। डजन ऑफ अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव का कभी ना कभी रेसिडेंस हो चुकी है। अब ये रॉबर्ट क्लाइव कौन है? तो रॉबर्ट क्लाइव 48 ईयर्स तक जिंदा रहे थे। अगर आपको इनकी ब्रीफ लाइफ के बारे में जानना है तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो कहाँ रहे हैं? मद्रास में। मद्रास बेसिकली चेन्नई, अभी के मॉडर्न डेज चेन्नई है, तो चेन्नई में ये रहे हुए हैं। इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। मूविंग, हमेशा ये चलते ही रहते थे, लड़ाइयां तो ये लड़ते ही रहते थे। कुछ ऐसे इम्पॉसिबल बैटल्स जो इंडिया के रिमोट कॉर्नर्स पे होती थी वो लड़ाई तो लड़ते ही रहते थे। और इन्होंने एक और काम किया है कि शादी भी की है। किससे? मैडन इन सेंट मैरी चर्च जो है ना शादी की है। इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास में इन्होंने शादी की। तो ये सब चीजें का एक ब्रीफ है, लाइफ के बारे में इनके बता रखा है। अब देखते हैं मेकअप रूम के बारे में। तो मेकअप रूम जो है ना इसका लुक कैसा है ये डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये इसका लुक है एक हेयर कटिंग सैलून की तरह, जैसे बार्बर शॉप होता है उसकी तरह है। लाइट्स लगे हुए हैं सारे, ऑल एंगल्स पे लाइट्स लगे हुए हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हर जगह से बिल्कुल मेकअप अच्छे से हो, लाइट अच्छा है। हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स है, बहुत बड़े बड़े मिरर है, 6 बड़े बड़े मिरर्स हैं। दे वर ऑल इनकैंडिसेंट लाइट्स। अब ये इनकैंडिसेंट का मतलब है ऐसे लाइट्स जिनको जलाने पे ना हीट प्रोड्यूस हो, ऐसे लाइट्स लग रखे हैं। जैसे जो शादियों में लाइट्स लगते हैं ना उसमें भी आप देखे होंगे, अगर आप उसके पास खड़े होंगे ना तो आपको हीट महसूस होगी। तो ऐसे लाइट्स लग रखे हैं। इसीलिए आप खुद सोच सकते हैं कि मेकअप रूम में कितना ही फायरी मिजरी होगा, यानी कितना ही गर्मी लगती होगी, बिकॉज इतने सारे लाइट्स हैं और सब लाइट्स में से हीट प्रोड्यूस हो रहा है। द मेकअप डिपार्टमेंट वाज फर्स्ट हेडेड बाय, ये जो मेकअप डिपार्टमेंट को कौन हेड करते थे? पहले जो थे वो एक बंगाली थे, वो हेड किया करते थे, जो कि बाद में बहुत बड़े इंसान बन गए, बिकेम टू बिग, और इन्होंने ये स्टूडियो छोड़ के वो चले गए। बंगाली के बाद फिर कौन आए? एक महाराष्ट्रियन थे, वो आए इसको संभालने के लिए। ये किससे असिस्टेड होते थे? दानवा कनाडिगा जो थे उनसे असिस्ट होके ये महाराष्ट्रियन फिल्म चलाया करते थे, जो कि बेसिकली ये जो धारवाड़ है ये कहां से? आंध्रा से थे। तो महाराष्ट्रियन आंध्रा से असिस्ट होके ये फिर चलाया करते थे। उसके बाद एक मद्रासी इंडियन क्रिश्चियन भी आए, चलाए, उसके बाद वो चले गए, तो फिर एंग्लो बर्मीज आए, फिर क्या है बहुत सारे लोकल तमिल ने भी इस डिपार्टमेंट को हेड किया कर रखा है। मतलब आप सोच सकते हैं यहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं है, यहाँ पर रीजन से लोग आके यहाँ पर डिपार्टमेंट को हेड कर सकते हैं। इसलिए यहाँ ये ऑथर कहते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन, यानी जो एकता वाली चीज है, वो ऑल इंडिया रेडियो, AIR मतलब ऑल इंडिया रेडियो, और दूरदर्शन पहले चैनल्स होते थे, वो ये प्रोग्राम्स दिखाते थे नेशनल इंटीग्रेशन वाला, एकता वाला। लेकिन उससे पहले ऑलरेडी हमारा ये जो जेमिनी स्टूडियो का मेकअप वाले डिपार्टमेंट था उसमें ऑलरेडी इतनी इंटीग्रेशन थी कि पहले बंगाली आए, फिर महाराष्ट्रियन आए, वो महाराष्ट्रियन किसी आंध्रा वाले लोग से मतलब असिस्ट होकर चलाए, फिर मद्रासियन इंडियन क्रिश्चियन ने चलाया, फिर एंग्लो बर्मीज ने चलाया, और फिर लोकल तमिल्स ने भी चीजों को चलाया है। यानी कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितनी ही इंटीग्रेशन है। दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन, ये जो नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन है, ये टर्न किसी डिसेंट लुकिंग पर्सन को एक हिडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर में बदल सकते थे। यानी मेकअप के हेल्प से ये जो इतने सारे लोग हैं ना, ये मेकअप के हेल्प से किसी डिसेंट लुकिंग अच्छे दिखने वाले इंसान को भी एक बहुत ही भयानक रेड कलर के, क्रिम्सन ह्यूड मतलब रेड कलर का मॉन्स्टर बना सकते थे मेकअप पोत के, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक्स। यानी ट्रक लोड्स यानी बहुत भारी मात्रा में मेकअप लगा के ये पैनकेक वाला एक सही सलामत इंसान को ये मॉन्स्टर में बदल सकते थे। अ नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशंस एंड लोशंस, ये मेकअप तो साथ में साथ और क्या क्या पोशंस, जो कि लोकली पोशंस वगैरह लोशंस वगैरह लगा के ये मॉन्स्टर में इंसान को बदल सकते थे। दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूट, उस समय पे मेनली इंडोर शूटिंग ही किया जाता था, बस 5% ही शूटिंग आउटडोर की जाती थी। और यहाँ पर आई सपोज द सेट एंड स्टूडियोज लाइट नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज, यहाँ पर थोड़ा सा टॉन्ट, यहाँ पर हमारे ऑथर थोड़ा सा टॉन्ट मार रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि क्यों इंडोर शूट किया जाता था, बिकॉज सेट्स एंड स्टूडियो लाइट जरूरी होती थी गर्ल्स और बॉयज के लिए, ताकि वो अगली दिखे, इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी में प्रेजेंटेबल अगली दिखने के लिए शायद ये हमेशा इंडोर शूट करते थे, आउटडोर शूट नहीं करना चाहते, थोड़ा सा टॉन्ट कस रहे, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या थी, एक स्ट्रिक्ट हायरार्की मेंटेन की जाती थी, यानी कि यहाँ पर मेकअप है ना तो कोई भी किसी को मेकअप नहीं करती, इसके लिए भी बिल्कुल एक मतलब पोजीशंस बना रखे, रैंक्स बना रखे, एक स्ट्रिक्ट हायरार्की है। कैसे? जो चीफ मेकअप मैन होता था, जो मेन वाला होता था, वो मेन वाले हीरो हीरोइन को करता था, उनको अगली बनाया करता था। इनका अगली का मतलब है मेकअप किया करता था, ये इनके हिसाब से मेकअप लगाना अगली चीज है, तो इसलिए ये दिख रहे हैं चीफ, यानी जो मेन वाला मेकअप मैन है वो मेन वाले हीरो हीरोइन को मेकअप लगाएगा। फिर सीनियर असिस्टेंट जो होंगे वो सेकंड हीरो हीरोइन, जो कि बेसिकली साइड एक्ट्रेस वगैरह होते हैं, उनको लगाते हैं। फिर जूनियर असिस्टेंट जो होते हैं वो मेन कॉमेडियन को लगाते हैं, और उनके आगे जो होते थे, जो क्राउड वगैरह के जो काम करते थे, यानी कि जैसे क्राउड वाली शूटिंग होती है जहां पर पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनका मेकअप कौन करेगा? उनके मेकअप के लिए नॉर्मल ऑफिस बॉय, ऐसे रैंडम पर्सन को, ऑफिस
ऑफिस बॉय यानी जो चाय पानी जो लाता है ना, उस इंसान को उनका मेकअप करने के लिए मिलता था। यानी मेन हीरो हीरोइन को मेन मेकअप करते थे, उनके जो थोड़े से साइड हीरोज थे उनको सीनियर असिस्टेंट मेकअप किया करते थे, फिर जो कॉमेडियंस वगैरह थे उनको जूनियर असिस्टेंट किया करते थे, और जो पीछे क्राउड के लिए लोग हैं उनको उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। नॉर्मल ऑफिस बॉय जो चाय पानी पिलाता है वही मेकअप कर दिया करता था, ठीक है। और आप सोच सकते हैं कि मेकअप डिपार्टमेंट में भी यहाँ पर ऑफिस बॉय है चाय पानी पिलाने वाला, मतलब आप सोच लीजिए उस समय का कितना ही प्रसिद्ध ये जेमिनी स्टूडियो हुआ करता था। तो ऑन द डेज जहाँ पर क्राउड शूटिंग हुआ करती थी ना, तो बड़े से, बिकॉज क्राउड को मेकअप लगाना रहता था, तो क्या करते थे ना ये लोग, बड़े से पेंट, एक बड़ा सा जेंट वेसल लेते थे, बड़ा सा एक पतीला टाइप का लेते थे, और उसमें पेंट को मिक्स करते थे, और जितने भी क्राउड प्लेयर्स थे, यानी जितने भी क्राउड की एक्टिंग करने वाले थे, भीड़ की एक्टिंग करने वाले लोग पे ऐसे स्लैप कर करके पोत दिया करते थे, मतलब मेकअप भी नहीं करते थे, बड़े से तसले में पेंट मिला के उनके मुंह पे पोत दिया करते थे। और यही था प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप, ताकि जो एवरी पोर, जो भी गड्ढा हो फेस का, वो पूरा ही पूरा क्लोज हो जाए। ही वॉजंट एग्जैक्टली अ बॉय। अब जो ये बोल रहे हैं कि ये ऑफिस बॉय जो चाय पानी पिलाता है, वो एक्चुअली में कोई बॉय नहीं हुआ करता था, वो अर्ली 40s में एक मतलब कि अडल्ट आदमी ही था, हैविंग एंटर्ड द स्टूडियो ईयर्स अगो। उसने स्टूडियो सालों पहले ही ज्वाइन किया था, ये होप के में कि मैं एक दिन एक बड़ा स्टार बनूंगा, या फिर एक टॉप स्क्रीन राइटर बनूंगा, डायरेक्टर बनूंगा, लिरिक राइटर कुछ ऐसा बनूंगा। और वो थोड़ा सा पोएटिक भी है, यानी कि थोड़ा सा कविताएं भी लिखा करता है। इसने सालों पहले स्टूडियो इस बेसिस पे ज्वाइन किया था, लेकिन आज क्या कर रहा है, सबको चाय पानी पिला रहा है और मेकअप पोतने का काम करता है क्राउड वाले लोगों के लिए। तो उन दिनों पे क्या है, उन दिनों पे हमारे जो ऑथर है, जो ये स्टोरी लिख रहे हैं, वो कहाँ एक क्यूबिकल में वर्क किया करते थे। क्यूबिकल क्या होता है, एक ऑफिस का, अगर आपने देखा होगा तो ऑफिस में एक क्यूब्स बना बना के लोगों को जगह दे रखती है कि आप इतनी जगह पे आपका काम रहेगा। तो 2 होल स्लाइड्स इन विच फ्रेंच विंडोज थे, फ्रेंच विंडोज जिसे आगे पीछे दिखता है, वो 2 होल साइड्स पे फ्रेंच विंडोज लगे हुए थे, और ये एक क्यूबिकल में काम किया करते थे। उस समय पे उनको ये नहीं पता था कि इनको इस जो विंडो है इसको फ्रेंच विंडो कहते हैं, अब इनको पता चल गया है। तो जब भी लोग इनको देखा करते थे कि ये अपने डेस्क पे बैठे हुए, इनका काम क्या था, पेपर, न्यूज़पेपर वगैरह, आर्टिकल कट्स वगैरह करने का काम था। तो जब भी लोग इनको देखा करते थे कि ये हमारे ऑथर भाई साहब जो है वो बैठ के न्यूज़पेपर दिन रात, डे इन एंड आउट, सुबह शाम यही काम डेस्क पे बैठ के कटिंग वगैरह करते रहते थे, तो लोगों को लगता था कि आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, यानी लोगों को लगता था अरे भाई ये तो कुछ करता ही नहीं है। इट इज लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू, और ऐसा लगता है जैसे मेरा बॉस भी यही सोचता होगा कि भाई ये इंसान तो कुछ करता ही नहीं है। सो एवरीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन, तो जो भी लोग ऐसा सोचते थे वो क्या सोचते थे कि इसको ना कुछ काम दे देना चाहिए, ऐसे भी डेस्क पे बैठ के क्या पेपर वेपर काटते रहता है। वो क्या करते थे, बार्ज इनटू माय क्यूबिकल, यानी बार्ज का मतलब है बिना पूछे ही इसके क्यूबिकल, इसकी जगह पे घुस जाते थे, और एक एक्सटेंडेड लेक्चर देने लगते थे, डिलीवर करने लगते थे लेक्चर, यानी कि ऐसा करना चाहिए तुम्हें, वैसा करना चाहिए, ऐसे वैसे, ठीक है। तो जो बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट, अब ये बॉय जो बेसिकली चाय पानी सबको पूछता है और जो मेकअप थोपने का क्राउड वाले को काम करता है, ये जो होता है ना, वो हमेशा डिसाइड कर लेता था ना कि हमारे ऑथर को एनलाइटन करेगा, वो ज्ञान देगा बहुत ज्यादा, अपनी जो लिटरली टैलेंट है ना वो बताता था। यहाँ पर डिपार्टमेंट फिट ओनली फॉर बार्बर्स एंड पर्वर्ट्स, वो कहा करता था कि यार मुझे कैसे डिपार्टमेंट में डाल दिया गया है, इसमें तो सिर्फ बार्बर्स और पर्वर्ट्स है। पर्वर्ट्स बेसिकली गाली दे रहा है ये कि ऐसे डिपार्टमेंट में मुझे डाल दिया गया है। सून आई वाज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग, यानी ये इतना इसको हमारे ऑथर को इतना पका देता था ना ज्ञान बांट बांट के, कि यहाँ पर हमारा ऑथर सोचता था कि काश आज क्राउड शूटिंग हो, ताकि ये अपना क्राउड शूटिंग में बिजी हो, मुझे ज्ञान देने ना आ जाए। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट वुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स, एपिक्स यानी स्टोरीज, ये जो दुखिया रोने लगता था इसके साथ, इसके पास आके अपनी कहानियां सुनाने लगता था, एपिक्स सुनाने लगता था, तो हमारे ऑथर सोचते थे कि भाई ये हमेशा काश आज क्राउड शूटिंग हो जाए और ये उसी में बिजी रहे, मेरे पास ना आए। इन ऑल इंस्टेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशंस, यहाँ पर हर फ्रस्ट्रेशन के इंस्टेंस में यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सिंगल पर्सन। कभी भी आपको गुस्सा आता होगा तो आपने देखा होगा, आया गुस्सा किसी रीजन से, हमेशा ही कुछ लोग होते हैं वो एंगर को डायरेक्ट कर देते हैं, एक ही सिंगल पर्सन पे फाइनल गुस्सा निकाल देते हैं ओपनली, या फिर या तो ओपनली निकालते हैं या मन ही मन सोचते रहते हैं, चाहे दिन भर में उनको किसने भी गुस्सा दिलाया हो, एंड में आके एक इंसान पे अपना सारा गुस्सा निकाल देते हैं। एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट, ये जो इंसान मेकअप डिपार्टमेंट का जो पोतने वाला काम करता था, वो कन्विंस्ड की जितनी भी वोज है, इग्नोमिनी है, नेग्लेक्ट है, इसने जितनी बेइज्जती सही है ना, वो किसके कारण सही है, कोठा मंगलम शुभो के कारण सही है। यानी ये जो इंसान था जो कि चाय पानी वगैरह मेकअप पोतने वगैरह का काम करता था, वो क्या करता है, अपने सारे गुस्से को, दिन भर के सारे गुस्से को एक इंसान पे ही डायरेक्ट करता है, कहता है मेरी ये सब जो मेरे साथ जितना बुरा हो रहा है ना, ये सब एक सुब्बू के कारण ही हो रहा है। अब ये सुब्बू कौन है तो बताते हैं। सुब्बू जो है वो क्या है, नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो है ना, नंबर 2 बेसिकली रैंक ऐसा समझ लीजिए, उस पे आता है। He would not have had encouraging opening in the films. इन्होंने उतना अच्छा encouraging opening films में नहीं दिखाया है than our grown up makeup boy had. On the contrary, he must have had to face more uncertain and difficult times. ये जो सुब्बू है, इन्होंने बहुत फेस किए हैं, बहुत सारे uncertain और difficult times भी। For even he began his career, जब इन्होंने अपना करियर शुरू किया था सुब्बू ने, तो where उस समय पे उतना कुछ established film producing companies या studios उस समय के तो थे भी नहीं। यहाँ पर अगर आप एजुकेशन की बात की जाए तो स्पेशली
बेसिकली फॉर्मल एजुकेशन की अगर बात की जाए, स्कूली एजुकेशन की, तो सुब्बू तो यहाँ पर उतना मतलब आगे नहीं था, उतना आगे नहीं था उस लड़के से जो लड़का इसको अपना दुश्मन मांगता है। सुब्बू तो उससे भी मतलब बहुत ही पीछे था एजुकेशन के मामले में भी और जब ज्वाइन किया था उस मामले में भी। बट यहाँ पर बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ब्राह्मण, जस्ट बिकॉज वो ब्राह्मण था, यहाँ पर थोड़ा सा टॉन्ट ऑथर ने कसा है कि जस्ट बिकॉज वो ब्राह्मण था इसलिए इसको ज्यादा ही अच्छे मतलब एफ्लुएंट सिचुएशंस और लोगों के साथ एक्सपोजर मिला, तो शायद ये इतनी आगे बढ़ पाया है। इसमें एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी क्या थी कि इसके पास एबिलिटी थी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम्स। हर समय ये चीयरफुल रहता था, ऐसे मुंह फुला के कभी नहीं रहता था। इवन हैविंग हैड हैंड इन अ फ्लॉप फिल्म, अगर कोई फ्लॉप फिल्म में भी ये बनाता था ना, फिल्म फ्लॉप भी चली गई, फिर भी इतनी अच्छी एबिलिटी थी कि वो कभी गुस्सा नहीं होता था, ये हमेशा चीयरफुल दिखता था। ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये है कि इसके पास सबके लिए कुछ ना कुछ काम हुआ ही करता था। यहाँ पर ये कोई भी काम खुद से नहीं करता था, नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, वो किसी ना किसी की हेल्प लेके ही काम किया करता था, इसीलिए हैड वर्क फॉर समबडी, किसी ना किसी के लिए इसको काम तो इसके पास हुआ करता था, किसी ना किसी को काम ये दिया करता था। बट दिस सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद द प्रिंसिपल कंप्लीटली एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज। ही वाज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, इसका मतलब ये फिल्मों के लिए ही जैसे बना होना वैसा ही बना था। कैसे ये बात कैसे बोल रहे होता है, ऐसे बोल रहे बिकॉज क्या होता था कि जो भी जैसे चीजों को डिपिक्ट करना, जैसे अगर कोई बोले कि मुझे रैट फाइट चाहिए, एक रैट जो है वो टाइग्रेस से अंडर वाटर लड़ रहा हो और टाइग्रेस को वो मार दे लेकिन उसके कब्ज के लिए पिटी रहे, यानी कि उसके बच्चे जो है टाइग्रेस के बच्चों को ना मारे और उनको प्यार करे, ऐसा एक सीन डिपिक्ट करना है। तो यहाँ पर आई डोंट नो हाउ टू डू सीन्स, यहाँ पर ऑब्वियसली सीन ये कैसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर सुब्बू जो होता है ये हमेशा ही 4 नए तरीके, कितना भी डिफिकल्ट सीन दे दीजिए 4 नए तरीके यहाँ पर वो निकाल देता है। इसमें भी अगर वो बोलता है कि प्रोड्यूसर अगर कहे कि अच्छी है ये 4 तरीके तो अच्छे हैं लेकिन उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, इतना श्योर नहीं हूं मैं, तो 1 मिनट के अंदर अंदर ही सुब्बू और 14 और मोर ऑल्टरनेटिव्स बता देता था। यानी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सीन्स को भी ये देखिए थोड़ी देर में 4 तरीके बता दिया। अगर वो 4 तरीके प्रोड्यूसर को अच्छे नहीं लगे तो 1 मिनट के अंदर अंदर और 14 तरीके बता दिया करता था। यहाँ पर फिल्म मेकिंग मस्ट एंड वाज सो इजी विद अ मैन लाइक सुब्बू अराउंड। अगर सुब्बू आसपास रहता था ना तो फिल्म मेकिंग ऑब्वियसली बहुत आसान हो जाती थी। इफ एवर देयर वाज अ मैन हु गिव डायरेक्शंस एंड डेफिनेशंस टू जेमिनी स्टूडियो ड्यूरिंग दोज गोल्डन डेज, यानी कि बेसिकली जेमिनी स्टूडियो का जो बिल्कुल शुरुआती तौर पे उस समय पे जो डायरेक्शन और डेफिनेशन जिसने दिया था वो कौन था, सुब्बू ही था। वो सुब्बू ही था जिसने उन गोल्डन दिनों में जेमिनी स्टूडियो का नींव रखी थी। ठीक है, सुब्बू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोएट। सुब्बू जो है ये सब तो करता था, उसके साथ साथ एक सेपरेट आइडेंटिटी, एक लेखक, बेसिकली कविता भी ये लिखा करता था। तो दो ही वो सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स, बेसिकली ये इतना कैपेबल था कि कॉम्प्लेक्स और हायर फॉर्म्स ऑफ ये पोएट्री लिख सकता था। मतलब कि लोगों को समझ ही नहीं आया ऐसे पोएट्री, लेकिन डेलिबरेटली इसने क्या चूज किया कि अपनी पोएट्री को ये मासेस, बहुत सारे लोगों तक ये एड्रेस करने वाला है। हिज सक्सेस इस फिल्म, ये जो फिल्म में इसका जो सक्सेस, इस फिल्म में ज्यादा सक्सेस कर रहा था जिससे ओवरशैडो कर गया या डॉर्फ हो गए इसके लिटरेरी अचीवमेंट्स, यानी इसने जो लेखिका में अचीवमेंट्स इतने सारे लिए ना वो छुप गया, ओवरशैडो हो गया, बॉने जैसा डॉर्फ हो गया, बिकॉज इसके फिल्म में सक्सेस हो गए तो लोग इसको फिल्म के नाम से जानने लगे। यहाँ पर उसकी जो लिटरेरी अचीवमेंट्स है वो उतनी आगे नहीं बढ़ पाई, या फिर हो सकता है ऐसा क्रिटिक्स फेल्ट, यानी कि लोगों को भी ऐसा लगता होगा। ही कंपोज्ड सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स इन फोल्क रिफ्रेंस, यानी कि ये जो बेसिकली लिखा करता था ना पोएम्स, वो इस तरीके से ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स, उनमें छोटे मोटे फोल्क रिफ्रेंस डाल देता था, यानी कि मतलब गांव की जो प्रचलित कविताएं वगैरह होती हैं, प्रचलित बातें होती है, फोल्क भी इसमें डाल के ये बनाया करता था। एंड डिक्टेशन एंड ही रोट स्प्रॉलिंग नॉवेल्स जैसे कि थिलाना मोहनलबन विथ डजन्स ऑफ डेफ्टली ईच्ड कैरेक्टर्स ये बनाया करता था। ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएट करता है मूड को और मैनर को देवदासियों की इन द अर्ली 20th सेंचुरी में देवदासियां होती थी, उनके भी ये मतलब सक्सेसफुली रिक्रिएट उनके मूड मैनर सबको करवा देता था। ये एक अमेजिंग एक्टर भी था और यहाँ पर ही नेवर एस्पायर टू बी लीड रोल, इसका कभी ऐसा उसने लीड रोल होता है ना कि मेन हीरो वाला काम इसने नहीं किया है, ये हमेशा ही साइड रोल का काम करता था, लेकिन इतना अच्छा काम करता था कि लीड रोल से भी बेटर, बहुत अच्छा काम करता था, बेटर देन द सपोज्ड मेन प्लेयर्स जो होते थे ना, साइड रोल होते भर में भी इतना अच्छी एक्टिंग ये करता था। ही हैड जेन्युइन लव फॉर एनीवन हु ही केम अक्रॉस एट हिज हाउस। इसमें इतनी अच्छी चीज क्या थी कि इसके पास जेन्युइन लव था, जो भी इसके आसपास या जो भी इसके घर के आसपास रहते थे, जो भी इसके आसपास आते थे, ये अपने घर में इनको परमानेंट रेसिडेंस दे दिया करता था, घर में रहने की परमिशन दे देता था। डजन्स ऑफ नियर एंड फार रिलेशंस, यानी पास के या दूर के भी रिश्तेदार हो ना, अगर कोई आ रहा है तो ये अपने घर में परमानेंट रेसिडेंस दे देता था, रहने के लिए दे देता। और सुब्बू का नेचर ऐसा था ना कि ये इवन कॉन्शियस कि ये उतना ध्यान भी नहीं देता था कि इतने सारे लोगों को ये सपोर्ट कर रहा है, उनको खिला रहा है, फीड करवा रहा है, उसको उससे फर्क नहीं पड़ता था, इतना हेल्पिंग नेचर का भी वो था।
अच्छा, इतना चैरिटेबल, इम्प्रोविडेंट और मैन को इसके भी कोई एनिमी हो सकते हैं क्या? इतना सारा आपने अच्छी अच्छी बातें पढ़ी, आप सोच सकते हैं इतने अच्छे इंसान को, इम्प्रोविडेंट, चैरिटेबल, जो चैरिटी कितनी अच्छी करता हो, उनके भी दुश्मन है। इट वॉज बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस। या हो सकता है ये दुश्मन इसलिए है क्योंकि ये बॉस के बहुत क्लोज है, ऐसा लोगों को लगता होगा भाई ये तो चापलूस टाइप का इंसान है, इसीलिए शायद लोग इससे एनिमी, इसके दुश्मन होते होंगे। और वॉज इट हिज जनरल डीमेन्योर दैट रिसेंबल्ड अ साइकोफैंट, साइकोफैंट यानी कि बेसिकली चुगलखोर। तो या फिर लोगों को ऐसा लगता होगा कि बॉस के पास जो रहता है तो शायद यही चुगली करता होगा, इसीलिए इसके एनिमीज हो गए होंगे। या फिर इसके रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स, या फिर ये जो हर बार अच्छी चीजें सबके बारे में, हर चीज के बारे में अच्छी चीजें जो बोलता रहता है, शायद उसके लिए भी एनिमीज हो सकते थे। किसी भी केस में देयर वाज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग फॉर शिबू। लेकिन किसी भी केस में एक ये इंसान जो कि मेकअप डिपार्टमेंट वाला इंसान है, वो हमेशा ही डायरेस्ट थिंग, शुभू के लिए हमेशा ही खराब ही सोचते रहता है, कभी भी शुभू के लिए अच्छा नहीं सोचता है। सो शुभू हमेशा ही बॉस के साथ रहता है, लेकिन इन द अटेंडेंस रोल्स ही वाज ग्रुप्ड अंडर अ डिपार्टमेंट। बेसिकली शुभू ना हमेशा बॉस के साथ रहता है, लेकिन जो अटेंडेंस रोल्स होता है उसमें इसको कौन से ग्रुप में शुभू को डाला गया है? एक डिपार्टमेंट दैट इज स्टोरी डिपार्टमेंट में डाला गया है, जिसमें कि लॉयर्स होते हैं एंड असेंबली ऑफ राइटर्स। स्टोरी डिपार्टमेंट में क्या होता है? लॉयर्स होते हैं और राइटर्स होते हैं, स्टोरीज जो लिखते हैं, पोएट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। इस डिपार्टमेंट में, उसी डिपार्टमेंट में शुभू को भी डाला हुआ है। यहाँ पर लॉयर्स जो है वो क्या है? लीगल एडवाइजर्स होते हैं, बट यहाँ पर वो एवरीवन रेफर्ड हिम एज ऑपोजिट। इसका मतलब क्या हुआ? ये थोड़ा सा टॉन्ट कर रहा है कि लीगल एडवाइजर तो था, लेकिन ये थोड़ा सा उल्टा काम करते थे जो लॉयर्स वगैरह होते थे, इसलिए सब लोग इसको ऑपोजिट ही मानते थे कि लीगल एडवाइजर है तो क्या काम तो उल्टे पुल्टे करता रहता है। एंड एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, एक बार क्या होता है ना कि एक बहुत ही एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल, यानी कि बहुत जल्दी उसे गुस्सा आ जाता था, फिर से वो शांत हो जाती थी, इस तरीके की वो एक्ट्रेस थी। एक बार क्या होता है, वो ब्लू ओवर सेट पे गुस्सा हो जाती है, बिल्कुल सारे लोग चुपचाप सुनते रहते हैं, वो गुस्सा चिल्ला वगैरह रही होती है, एवरीवन स्टूड स्टंट, सब लोग स्टंट हो गए। तो लॉयर जो होता है ना, वो क्वाइटली रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट जो होता है ना, चुपचाप जाके रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है। जब एक्ट्रेस सांस लेने के लिए फॉर ब्रीथ जब पॉज करती है, तब लॉयर जो बोलता है, लॉयर कहता है 1 मिनट, और वो चला देता है वो रिकॉर्डिंग। जब वो डांट रही होती है ना, उस समय जो रिकॉर्ड कर लिया होता है इसको, वो रिकॉर्डिंग चला देता है। And there was nothing incriminating, यानी उतना भी कुछ खराब नहीं उस एक्ट्रेस ने बोल रखा था कि रिकॉर्डिंग इतनी खराब थी, बहुत खराब चीज बोल रखी थी, नॉर्मल ही चीज बोल रखी थी इन्होंने। अनमेंशनेबली फाउल, ये सब कुछ भी इन्होंने नहीं बोला था एक्ट्रेस ने। लेकिन यहाँ पर ये जब एक्ट्रेस ने सुना अपनी रिकॉर्डिंग को, ये गुस्से वाली रिकॉर्डिंग को, यहाँ पर साउंड इक्विपमेंट के थ्रू, तो ये स्ट्रक डम, यानी कि बिल्कुल शांत हो गई। ये बेसिकली जो लड़की थी, ये जो एक्ट्रेस थी, वो गाँव से आई थी, कंट्री साइड से आई थी, एंड शी हैडंट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ द वर्ल्डली एक्सपीरियंस दैट जनरली प्रीसीड अ पोजीशन। बेसिकली उसको इतना वो एक्सपीरियंस नहीं था उस लड़की के पास, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सोफिस्टिकेटेड थी वो, कि इसके बाद ये सब सुनने के बाद जब उसने अपनी ये गुस्से वाली रिकॉर्डिंग सुनी, तो इसने ये जो डर था ना, ये टेरर, ये कभी उसको छोड़ा ही नहीं, और ये इतनी ब्रिलियंट एक्टिंग करियर जो है उसने लीव कर दी उस लड़की ने। यहाँ पर ये एंड ऑफ अ ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर का खात्मा हो गया। किसके कारण? एक्चुअली में लॉयर के कारण नहीं, बट लोग तो यही मानेंगे ना कि लीगल एडवाइजर के कारण ही ये हो गया है। यहाँ पर जो कि स्टोरी डिपार्टमेंट में था, और अनविटिंगली, यानी कि जानबूझ के नहीं, बस ऐसे ही एक सैड एंड इसने ले आई, एक एक्ट्रेस की एक्टिंग करियर की सैड एंड ले आई। वो थोड़ी जानबूझ के रिकॉर्डिंग ऑन किया था, वो तो ऐसी रिकॉर्डिंग ऑन किया था, सुना दिया, तो अब एक्ट्रेस बेचारी ट्रॉमेटाइज्ड हो गई, वो अलग बात है। लेकिन लोग तो यही कहेंगे ना कि लॉयर ने ये एक की एक्टिंग करियर खत्म करा दी। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा यूनिफॉर्म की बात बता रहे हैं कि लॉयर का यूनिफॉर्म कैसा हुआ करता था। देखिए, डिपार्टमेंट में जितने भी लोग थे उनकी यूनिफॉर्म कैसी थी? खादी धोती पहन रखी थी, और थोड़ी सी स्लाइटली ओवरसाइज और क्लमजली टेलर्ड, यानी अच्छे से सिली हुई नहीं, व्हाइट खादी की शर्ट पहना करते थे। लेकिन इनको ऑपोजिट जो लीगल एडवाइजर, लॉयर वगैरह जो होते थे, वो क्या पहनते थे? कोट पैंट पहनते थे, टाई पहनते थे, और यहाँ पर कोट जो है ना, वो कोट ऑफ मेल, यानी कि जब लड़ाई झगड़ा, जब युद्ध होती है राजा लोग, तो जो कवच पहनते हैं ना, उस तरीके का कोट पहन के ये लीगल एडवाइजर सबसे अलग दिखता था, ठीक है। यहाँ पर कभी कभी ये जो लीगल एडवाइजर है, लॉयर जो है, कभी कभी अलोन और हेल्पलेस दिखता था। यहाँ पर अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन द क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, यहाँ ड्रीमर्स के बीच में एक मैन जिनके पास कोल्ड लॉजिक हो, वैसा दिखता था। एक न्यूट्रल मैन इन द असेंबली ऑफ गांधीआइट्स एंड खादियाइट्स। बेसिकली ये जो इंसान था ना, तो मतलब गांधीआइट्स एंड खादियाइट्स, यानी कि उस समय पे ऐसा होता था नॉन वायलेंस के आप साथ है कि आप वायलेंस के साथ है, इस तरीके से। लेकिन ये जो इंसान था, ये इतने सारे लोगों के बीच में एक न्यूट्रल मैन था, ना तो ये गांधीआइट्स था, ना ये खादियाइट्स था। लाइक सो मेनी ऑफ दोज हु वर
क्लोज टू द बॉस ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म। एक बार ये लॉयर जो है, बिकॉज ये जैसे बॉस के जो क्लोज होता है उनको फिल्म बनाने की परमिशन दे दी जाती है, तो वैसे ही इस लॉयर को भी एक बार परमिशन दे दी गई थी। इसमें इस फिल्म को बनाने में बहुत सारे रॉ स्टॉक्स एंड पैनकेक्स का यूज करके, बहुत सारे मेकअप मटेरियल पैसे वैसे लगा के एक फिल्म बनाई इन्होंने, और ये फिल्म जो थी ना वो नॉट मच केम अप ऑफ द फिल्म, उतनी अच्छी नहीं चली। तो उस दिन क्या हुआ, बॉस जो है उन्होंने क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, और तब से बॉस ने, क्योंकि फिल्म अच्छी नहीं चली तो स्टोरी डिपार्टमेंट बंद करवा दिया। और ये ऐसा ओनली इंस्टेंस हुआ होगा ह्यूमन हिस्ट्री में, ऐसा पहली बार हुआ होगा जहां पर एक लॉयर ने जॉब खो दी। क्यों? क्योंकि पोएट्स को घर जाने के लिए कह दिया गया, बिकॉज स्टोरी डिपार्टमेंट बंद हुआ, लॉयर उसी में रहता था, बेसिकली लॉयर स्टोरी डिपार्टमेंट का हिस्सा था, स्टोरी डिपार्टमेंट बंद हो गई तो लॉयर की भी जॉब चली गई। ऑथर कहते हैं ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ होगा, ऐसा इंस्टेंस जहां पर पोएट की नौकरी जाने के कारण लॉयर ने अपनी जॉब खो दी। तो देखिए, जो जेमिनी स्टूडियो था ना वो फेवरेट हॉन्ट फॉर ऑफ पोएट्स, यानी कि बेसिकली हॉन्ट इन द सेंस कि यहाँ पर जो पोएट्स होते थे ना उनका बेस्ट पास टाइम यहाँ आके वो जेमिनी स्टूडियो में आते थे। क्यों आते थे, कौन कौन से लोग आते थे, पहले वो बता देती हूँ। जो SDS योगियार हो गए, ये कौन है, एक फ्रीडम फाइटर भी है और नेशनल पोएट भी है, ठीक है। फिर संगू सुब्रमण्यम हो गए, कृष्णा शास्त्री हो गए, हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय होंगे, ये भी एक पोएट और प्ले राइट है। ये सब आया करते थे, फेवरेट जगह थी इनकी जेमिनी स्टूडियो। क्यों आया करते थे, क्योंकि यहाँ पर जेमिनी स्टूडियो का एक्सीलेंट मेस था, मेस बहुत अच्छा था, अच्छी कॉफी हमेशा मिलती थी, दिन में रात में, ऑलमोस्ट मतलब मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट, यानी ज्यादा देर रात तक यहाँ कॉफी मिलती थी, अच्छी कॉफी मिलती थी। दोज वर द डेज। उस समय क्या था कि कांग्रेस का रूल चल रहा था और उस समय पे प्रोहिबिशन यानी कि बेसिकली अल्कोहल वगैरह कंजम्पशन मना था, बैंड था। तो उस समय पे यहाँ पर कॉफी पी के रादर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट, कॉफी एक अच्छा एंटरटेनमेंट लोगों के लिए था। और कॉफी कहाँ अच्छी मिलती थी, जेमिनी स्टूडियो पे के मेस में एक्सीलेंट कॉफी मिलती थी, तो इसीलिए पोएट्स यहाँ आया करते थे। यहाँ पर बैरिंग द ऑफिस बॉयज, जो ऑफिस बॉयज और अ कपल ऑफ क्लर्क्स और जो कुछ ऑफिस बॉय हैं उनको छोड़ा के सब लोग, एवरीबडी एल्स जो होते थे वो स्टूडियो में हमेशा ही रेडिएटेड लीजर, हमेशा ही खाली बैठे रहते थे। और प्री रिक्विजिट फॉर पोएट्री, बेसिकली ये टॉन्ट है थोड़ा सा कि यहाँ पर जैसे कविता लिखने के लिए लोग खाली रहते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर ऑफिस बॉयज और क्लर्क्स को छोड़ा के ऑलमोस्ट सब लोग तो यहाँ स्टूडियोज में खाली ही बैठा करते थे। यहाँ मोस्ट ऑफ देम जो स्टूडियो में लोग थे वो खादी पहना करते थे और गांधी जी का वर्शिप क्या करते थे, गांधी जी को फॉलो करते थे। लेकिन ये खादी पहनने और गांधी जी को फॉलो करने के सिवा इनको यहाँ पर पॉलिटिकल थॉट के बारे में कुछ नहीं पता था, यहाँ कुछ भी इनको नहीं पता था। हैड नॉट द फेंटेस्ट अप्रिशिएशन, यानी कुछ छोटा भी पॉलिटिकल सेंस में इन्हें कुछ नहीं पता था, बस ये गांधी जी को पूजा करते थे और खादी पहना करते थे। नेचुरली यहाँ पर वो क्या थे, कम्युनलिज्म के खिलाफ थे। कम्युनलिज्म क्या होता है, जहां पर ऐसा माना जाता है कि जितने भी प्रॉफिट हुआ, जितना भी प्रॉफिट हुआ, जितना भी सोर्सेज आए, रिसोर्सेज आए, वो सब चीजें क्या है, किसी एक कम्युनिटी को जाती है, ना कि किसी एक इंसान को जाती है। जैसे चाइना वगैरह में ये सब चलता है। तो ये लोग क्या थे, कम्युनलिज्म के खिलाफ थे। क्यों? क्योंकि उस समय पे ऐसी विचारधारा थी ना कि जो कम्युनिस्ट होते हैं ना वो कैसे होते हैं, वो गॉडलेस मैन होते हैं, नास्तिक होते हैं, भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं। नो फिलियल यानी कि जो माँ बच्चे या पिता बच्चे के बीच में प्यार होता है उसको बोलते हैं फिलियल रिलेशन, लव, है ना। और कॉन्जुगल यानी कि जो कपल्स के बीच में लव होता है। तो ऐसा माना जाता था कि जो कम्युनिस्ट लोग थे वो गॉडलेस मैन थे, भगवान पे विश्वास नहीं करते थे, अपने बच्चों से भी प्यार नहीं करते थे और अपने वाइफ या हस्बैंड से भी प्यार नहीं करते थे। यहाँ पर इनको तो कुछ कंपल्शन भी नहीं होता था, अगर ये अपने पेरेंट्स को मार भी देंगे ना तो भी इनको गिल्टी फील नहीं होगा, अपने बच्चों को मार देंगे तो भी इनको गिल्टी फील नहीं होगा। ऐसा ये लोग सोचते थे कि जो कम्युनिस्ट होते हैं ना वो ऐसे हुआ होंगे। कॉज एंड स्प्रेड अनरेस्ट एंड वायलेंस अमंग इनोसेंट, और इनका सिर्फ एक ही काम होता है कि ये अनरेस्ट और वायलेंस, जो इनोसेंट इग्नोरेंट पीपल होते हैं ना उनके बीच में सिर्फ लड़ाई झगड़े लगवाना का काम इन कम्युनिस्ट लोग का होता था। और इसी सच नोशंस जो है ना वो सब जगह यही फैला हुआ था। साउथ इंडिया में सब जगह यही लोग सोचते थे कि कम्युनिस्ट लोग कैसे होते हैं। अमंग द खादी क्लैड पोएट्स ऑफ जेमिनी स्टूडियो में भी इसीलिए जो खादी लोग पहनते थे वो इसीलिए कम्युनिस्ट को हेट किया करते थे। और इसका एविडेंस सून फोर्थ कमिंग, यानी अभी आप आगे देखने भी वाले हैं कि कैसे इसका एविडेंस भी आपको मिल जाएगा कि कैसे ये लोग किससे कम्युनिस्ट लोगों से हेट किया करते थे। तो एक था फ्रैंक बुशरमैन, तो ये क्या है, मॉडल डी अराममेंट जो आर्मी है ना उसका बेसिकली उसके साथ आया था 200 लोगों को लेके और मद्रास आया था। कहां पर? 1952 के आसपास आया था। यहाँ पर ये हमारे ऑथर कहते हैं कि इसको जेमिनी स्टूडियोज ने इतना अच्छा इन 200 लोगों को इतने अच्छे से रखा ना कि नॉट हैव फाउंड अ वार्मर होस्ट इन इंडिया, यानी पूरे देश में इतने अच्छे से अगर ये लोग कहीं जाते तो नहीं रखते, जेमिनी स्टूडियोज वालों ने इनको रखा है। यहाँ पर समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस, बेसिकली ये जो 200 लोगों के ग्रुप थे इनको कुछ लोग कहते थे कि ये इंटरनेशनल सर्कस है। दे वरंट वेरी गुड ऑन ट्रेपेजी एंड देयर एक्विटेंस विद एनिमल्स, बेसिकली बोला तो जाता था कि ये सर्कस करते हैं मगर ये ट्रेपेजी क्या होती है आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, इस तरीके की चीज होती है। ये लोग उतना अच्छा ये ट्रेपेजी भी नहीं कर पाते थे और ना ही एनिमल वाला सर्कस ढंग से कर पाते थे। एनिमल्स का तो बस इनका डिनर टेबल पे ही
ताल्लुकात होता था, यानी जो एनिमल्स को ये खाते ही थे, वरना सर्कस में भी एनिमल्स जो होते थे इनको एनिमल्स के साथ अच्छे से सर्कस में भी नहीं करना आता था। बट यहाँ पर इन्होंने 2 प्लेज प्रेजेंट किए थे बहुत ही मोस्ट प्रोफेशनल मैनर में, बहुत अच्छी तरीके से 2 प्लेज इन्होंने दिखाए थे, नाटक दिखाए थे। एक का नाम था जॉथम वैली, एक का नाम था द फॉरगेटन फैक्टर। ये ना शो जो था, ये दो प्लेज थे, ये मद्रास में बहुत जगह चलाए गए थे और भी बहुत सारे सिटीजन्स ऑफ द सिटी को ये सब दिखाए गए थे। और यहाँ पर जेमिनी फैमिली ऑफ 600 लोग, जेमिनी फैमिली यानी जो जेमिनी स्टूडियोज के लोग थे, इसने इस प्ले को बार बार इतना पसंद आ गया कि लोग बार बार देख रहे जेमिनी स्टूडियोज वाले। द मैसेज ऑफ द प्ले, बेसिकली मैसेज ऑफ द प्ले क्या था, यूजुअली बहुत ही प्लेन और सिंपल होमिलीज होता था, मतलब ज्यादा कोई ऐसा बिल्कुल ऐसा आंख चंभा कर देने वाली चीजें नहीं थी, प्ले नॉर्मल सा प्लेन सा था। लेकिन सेट और जो कॉस्ट्यूम्स हुआ करती थी ना, वो फर्स्ट रेट की बहुत अच्छे सेट्स और कॉस्ट्यूम्स का यूज किया जाता था। तमिल और जो मद्रास ड्रामा कम्युनिटी थी ना, ये सब देख के टेरिबली इंप्रेस्ड हो गई थी कि भाई क्या ही परफॉर्मेंस देते हैं ये लोग। तो फॉर सम इयर्स, कुछ सालों तक तो ऑलमोस्ट सारे तमिल प्लेस जो थे ना, उनमें सीन ऑफ सनराइज और सनसेट, वही जैसे जॉथम वैली जो है, इस प्ले में जिस तरीके से सनराइज और सनसेट दिखाया गया था ना स्टेज पे, वो वैसे ही बहुत कॉपी करके बहुत सालों तक तो ये तमिल प्लेस में चलता रहा। कैसे? ये लोग क्या करते थे, एक बेयर स्टेज लगाते थे, व्हाइट बैकग्राउंड कर्टन होता था और पीछे से एक फ्लूट का टोन बजता था, तो इससे पता चलता था कि सनराइज हो रहा है या सनसेट हो रहा है। ये वाली चीज इतनी अच्छी इन लोगों को लग गई थी कि इन लोगों ने तो कॉपी कर लिया अपने लिए भी, ठीक है। I learned that MRA was a kind of counter। कुछ सालों बाद, some years later, यहाँ हमारे ऑथर को पता चलता है ये जो MRA था वो as a kind of counter movement, किसके लिए, इंटरनेशनल कम्युनिज्म के खिलाफ, ये सब के लिए, of the big bosses of मद्रास जैसे कि मिस्टर वॉसन simply played with into their hands। ये बेसिकली बाद में पता चला कि ये सब जो नाटक, ये जो 2 इन्होंने नाटक कराए थे, जॉथम वैली और जो फॉरगेटन फैक्टर वगैरह किया थे, ये बेसिकली कम्युनिज्म के खिलाफ थे। लेकिन यहाँ पर क्या लगता है कि मिस्टर वॉसन को ये चीज नहीं पता थी, जो हमारे जेमिनी स्टूडियोज के हेड थे, इनको शायद ये चीज नहीं पता थी और सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड, और शायद बिना जाने ही उन्होंने इसको सपोर्ट कर दिया। मगर यहाँ हमारे ऑथर इस बात से भी श्योर नहीं है। इंडीड द केस फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चेंज एस्पेक्ट्स कभी चेंज होते ही नहीं थे। यहाँ पर इंटरप्राइजेस जैसा था वैसा ही रहा करता था। MRA जो है वो आए या ना आए, इंटरनेशनल कम्युनिज्म हो या ना हो, मिस्टर वॉसन को उससे फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए शायद ऑथर को लगता है कि मिस्टर वॉसन के साथ ऐसा कुछ स्कैम नहीं हुआ कि उन्होंने बिना जाने किसी को प्रमोट कर दिया होगा। अब जो स्टाफ है जेमिनी स्टूडियोज के, उनका नाइस टाइम होता है होस्टिंग 200 पीपल ऑफ ऑल ह्यूज एंड साइजेस। बेसिकली जो जेमिनी स्टूडियोज हैं, ये जो आए थे 200 लोग, इनको मस्त इन्होंने बहुत ही अच्छा खाना पानी, बहुत अच्छे से सेवा की इन्होंने। एटलीस्ट 20 नेशनलिटीज, 20 अलग अलग देशों के वो लोग थे। सच अ चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेइंग वेटिंग टू बी स्लैप्ड विथ थिक लेयर्स ऑफ मेकअप। यानी कि बेसिकली ये जो क्राउड प्लेस के लिए लोगों को जो थिक लेयर्स ऑफ मेकअप ऐसे चपोड़ दिया जाता था ना, अब वो ये भी अब नहीं होने लगा। जैसे ही ये लोग, ये जो 20 अलग अलग नेशनलिटी से 200 लोग हैं ना, इनके कारण अब ये चीजें भी नहीं होने लगी। कुछ महीने बाद, फ्यू मंथ्स लेटर, एक टेलीफोन लाइन पे कॉल आता है, ठीक है, कहां पर बिग बॉसेस ऑफ मद्रास पे कॉल आता है कि जेमिनी स्टूडियो को ना पूरा का पूरा ऐसा कुछ कॉल आता है ना कि शायद कोई आने वाला है। तो जेमिनी स्टूडियो का पूरा शूटिंग स्टेज जो है ना, वो बिल्कुल ही वेलकम करने के लिए साफ कर दिया जाता है कि कोई और विजिटर आ रहा होगा। सब कह रहे थे कि इंग्लैंड का कोई पोएट आ रहा है, और यहाँ पर ओनली पोएट जो इंग्लैंड के, जो सिंपल भी जो जेमिनी स्टूडियो के स्टाफ थे, उन्होंने किसके बारे में सुना था, वर्ड्सवर्थ और टेनिसन के बारे में सुना था। ये जो थे नॉर्मल से नॉर्मल लोगों ने इन्हीं 2 पोएट के बारे में सुना था। जो ज्यादा पढ़े लिखे थे उन्होंने कीट्स, शेली, बायरन वगैरह के बारे में सुना था, और भी जो ज्यादा थे ना वो इलियट वगैरह के बारे में जानते थे। इसके सिवा और किसी इंग्लिश पोएट के बारे में तो कोई नहीं जानते थे। इसलिए सबके मन में सवाल था कि भाई कौन सा पोएट आ रहा है जेमिनी स्टूडियो जिसके लिए इतनी तैयारी हो रही है। यहाँ पर कुछ लोग क्या कहते हैं कि वो पोएट नहीं है, वो एडिटर आने वाला है, कोई पोएट नहीं आने वाला है। इसीलिए तो बॉस है इतना अच्छा बिग रिसेप्शन उसको दे रहे, क्योंकि हमारे बॉस भी जो वॉसन है वो भी एक तमिल वीकली आनंद विकार्तन के एडिटर रह चुके हैं, इसीलिए शायद वो एडिटर के स्वागत के लिए इतना वो कर रहे हैं। फिर कोई कहता है कि नहीं नहीं, ये एडिटर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश पब्लिकेशन की, मद्रास में ऐसा कोई नाम उनको पता नहीं था उन लोगों को उस समय के टाइम पे, क्योंकि टॉप मैन ऑफ द हिंदू जो है उनके लोग इनिशिएटिव ले रहे थे चीजों को करवाने के लिए। इसलिए लोगों ने क्या सोचा, सरमाइज कर लिया कि ये जो आ रहे हैं वो कोई पोएट नहीं बल्कि एडिटर आ रहे हैं हमारे जेमिनी स्टूडियो पे। ना ही मैनचेस्टर गार्डियन है वो वहां के नहीं, और ना ही द लंदन टाइम्स के आ रहे हैं, शायद कहीं और के ही आ रहे होंगे। यहाँ पर ये मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड, जो इनको सबसे ज्यादा चीजें भी पता थी ना, उनको भी इतना ही पता था कि शायद कोई ना कोई एडिटर आ रहे होंगे।
होंगे। एट लास्ट क्या होता है, 4 बजे आफ्टरनून के टाइम पे वो पोएट या एडिटर पता नहीं, बस वो आते हैं, ठीक है। वो एक लंबे से टॉल मैन थे, इंग्लिश थे, बहुत ही सीरियस थे और ऑफ कोर्स अननोन थे, लोग उनको कोई नहीं जानता था, पता नहीं कौन आए थे। यहाँ बैटलिंग विथ हाफ अ डजन पेडेस्टल फैंस पहले लगाए जाते थे। वो पेडेस्टल फैंस को स्ट्रगल करते करते वो आ जाते हैं शूटिंग स्टेज के ऊपर, वो खड़े हो जाते हैं। जो बॉस है यानी कि वासन जो है, उन्होंने जो है बहुत ही लंबी सी एक स्पीच पढ़ी और ये स्पीच सुन के पता चल गया कि ये जो प्रीशियस लिटिल अबाउट द पोएट, यानी ये जो पोएट या एडिटर जो भी आए हैं, इनके बारे में हमारे बॉस को भी ज्यादा कुछ पता नहीं है। बिकॉज जो स्पीच थी ना वो मोस्ट जनरल टर्म्स में लिखी गई थी, यानी कि अगर किसी के लिए भी वो स्पीच दी जाती ना तो वो सबके लिए ही वैलिड होती, ऐसे जनरल टर्म्स में लिखी गई थी। और उसपे कुछ थोड़ा बहुत पेपर्ड विथ वर्ड्स जैसे फ्रीडम और डेमोक्रेसी वगैरह डाल के नॉर्मल सी स्पीच थी। तो इससे ये पता चल गया कि हमारे बॉस को भी इस इंसान के बारे में, इस पोएट या एडिटर जो आया है, इसके बारे में उतना नहीं पता है। फिर जो वो पोएट या एडिटर जो है वो आते हैं स्पीक करने, अब वो बोलने आते हैं। वहां पर कुड नॉट हैव एड्रेस्ड अ मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस, यानी जब वो बोलने आते हैं तो उनकी जो ऑडियंस थी, यानी ये लोग जो लोग सुनने आए थे, वो इतने ही डेज्ड और इतनी साइलेंट ऑडियंस थी कि भाई उस इंसान ने कभी इतनी साइलेंट ऑडियंस नहीं देखी होगी। यहाँ पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वो बोल रहा था, सबसे पहले तो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था, नो वन न्यू कि वो किस बारे में बात कर रहा है। और जो समझना चाहते भी है, जो अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, उसकी एक्सेंट, जो वो पोएट एडिटर जो भी है, उसकी जो एक्सेंट ऐसी है ना कि जो समझना भी चाह रहे हैं वो भी समझ नहीं पा रहे हैं। एट लास्ट 1 घंटे तक उसकी स्पीच चली, फिर पोएट वहां से चला गया और हम लोग, जो लोग इतने दिनों से तैयारी कर रहे थे कि कौन आएगा कौन आएगा कौन आएगा, हम लोग भी डिस्पर्स करते हैं, हम लोग भी चले जाते हैं अटर्ड बैफलमेंट, यानी कि बिल्कुल निराशा में चले जाते हैं। व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं? व्हाट इज एन इंग्लिश पोएट डूइंग इन फिल्म स्टूडियो, एक इंग्लिश पोएट फिल्म स्टूडियो में क्या कर रहा है, वो भी ऐसे फिल्म स्टूडियो में जो सिर्फ और सिर्फ तमिल फिल्म्स बनाती है, वो भी सिंपलेस्ट लोगों के लिए बनाती है, जनरल लोगों के लिए बनाती है। पॉसिबिलिटी ऑफ कल्टिवेटिंग अ टेस्ट फॉर इंग्लिश पोएट्री वगैरह, ये क्यों आया था ये इंसान, ये सब क्वेश्चंस थे इनके पास। द पोएट लुक्ड प्रिटी बैफल्ड टू, वो जो पोएट आया था वो भी बहुत ही बैफल्ड दिख रहा था, वो भी कोई ऐसा खुश नहीं था, वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड था, वो भी तो फेल्ट द शेयर इनकॉन्टिन्यूटी ऑफ हिज टॉक्स अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स ऑफ एन इंग्लिश पोएट। ही जो इसकी विजिट थी वो अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री ही रह गई कि ये क्यों आया, क्या था, किस लिए आया, कुछ समझ नहीं आया, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। अब बाद में आप देखिएगा ये कौन था और ये किस लिए किस बात मैटर में आके बोल के गया था, ठीक है। बहुत साल बाद ऑथर को ये बात समझ आती है, अभी तक आपको भी इतना ही याद रखना है कि कोई आया था, स्पीच देके गया, किसी को कुछ समझ नहीं आया। अब देखते हैं क्या होता है। द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट, जो ग्रेट प्रोज राइटर्स होते हैं, दुनिया के ग्रेट प्रोज राइटर जो होते हैं वो एडमिट ना करें, लेकिन यहाँ पर जो हमारे ऑथर है उनका कन्विक्शन ग्रोज स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। उनका कन्विक्शन, उनका जो मानना है वो ये मानना है कि जो प्रोज राइटिंग है ना, ये कभी भी ट्रू परस्यूट ऑफ अ जीनियस हो ही नहीं सकती है। इट इज, जो प्रोज राइटिंग करते हैं ना वो किनके लिए है, जो पेशेंट लोग होते हैं वो प्रोज राइटिंग कर सकते हैं, परसिस्टेंट होने चाहिए, परसर्विंग ड्रज होने चाहिए, वैसे लोगों के विद अ हार्ट सो श्रंकन कि यहाँ पर उनको कोई चीज तोड़ ना सके ना, वही लोग प्रोज राइटिंग कर सकते हैं, ऐसा हमारे ऑथर को लगता है। रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन अ थिंग टू हिम, यानी कि वैसे लोग जिनको रिजेक्शन स्लिप्स से फर्क ना पड़े, कोई ने रिजेक्ट कर दे। बेसिकली क्या होता है, जब कोई प्रोज राइटिंग करता है, बुक्स लिखता है, तो वो पब्लिकेशन को भेजते हैं, तो पब्लिकेशन सेलेक्ट करती है कि आपकी स्टोरी अच्छी लग रही है, हम पब्लिश करेंगे, और अगर स्टोरी नहीं पसंद आती तो बोलते हैं हमें आपकी स्टोरी पसंद नहीं है, हम पब्लिश नहीं करने वाले। तो वो जो नहीं वाला चीज है ना वो रिजेक्शन भेजते हैं। तो ऐसे लोग कौन प्रोज राइटिंग कर सकते हैं? वो लोग जो परसिस्टेंट हो, पेशेंट हो, परसिवरिंग ड्रज हो, एक श्रंकन हार्ट के साथ, जिनको कोई भी तोड़ ना सके, रिजेक्शन स्लिप से उन्हें ना फर्क पड़े। यहाँ पर ही एट वंस सेट्स अबाउट, जैसे रिजेक्शन मिले यानी कि किसी पब्लिशर ने नहीं सेलेक्ट किया, तो फिर से वो फ्रेश कॉपी बनाने लगे उस लंबे से प्रोज की, और फिर से दूसरे एडिटर को भेज दे, और साथ में एक पोस्टेज भी भेज दे कि अगर आपको ये मेरी चीजें नहीं, ये मेरी जो लिखी है मैंने प्रोज, अगर आपको वो पसंद नहीं आया तो प्लीज मुझे रिटर्न कर दे मेरी मैन्युस्क्रिप्ट्स। इतना भाई जो इंसान बिल्कुल खुला मिजाज का रहता है ना, वही प्रोज राइटिंग कर सकता है। इट वॉज फॉर सच पीपल दैट द हिंदू हैड पब्लिश्ड, बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए, द हिंदू जो न्यूज़पेपर है, उन्होंने एक टिनी अनाउंसमेंट किया था, एक इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर, यानी न्यूज़पेपर के एक छोटे से जगह पे एक कॉन्टेस्ट, शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट रखा हुआ था। किसने किया था? ब्रिटिश पीरियोडिकल बाय द नेम द एनकाउंटर के नाम से ऑर्गेनाइज किया था। किसने? ब्रिटिश पीरियोडिकल ने। नाम क्या था? द एनकाउंटर था, जहां शॉर्ट स्टोरी का कॉन्टेस्ट रखा गया था, ठीक है। तो ऑफ कोर्स द एनकाउंटर जो था वो वाजंट अ नोन कमोडिटी अमंग द जेमिनी लिटराई, यानी जो जेमिनी में पढ़े वाले भी जो लोग थे उनको भी उतना इस द एनकाउंटर के बारे में उतना पता नहीं था ये क्या चीजें चल रही है। तो यहाँ पर जो हमारे ऑथर थे वो वांटेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियोडिकल, यानी कि वो चाहते थे थोड़ा सा आइडिया कि क्या किस मैटर में है, वो एक बार देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, कंसिडरेबल सम
सम इन पोस्टेज सेंडिंग अ मैन्युस्क्रिप्ट्स टू इंग्लैंड। तो हमारे ऑथर इसमें पार्टिसिपेट तो लेना चाहते थे, मगर इससे पहले कि वो पार्टिसिपेट लेंगे तो उनको क्या इंग्लैंड को अपना जो लिखा उन्होंने वो इंग्लैंड को भेजना पड़ेगा। भेजने के लिए पोस्टेज के लिए उनको कंसिडरेबल सम यानी पैसे देके, कुछ पोस्टल में पैसे भी देने पड़ते हैं तभी वो ले जाता है पोस्ट मास्टर, तो उसके लिए उनको पैसे वैसे लगाने पड़ेंगे। तो इससे पहले कि वो पैसे लगाए वो चाहते थे कि कुछ आइडिया ये किस मैटर में है थोड़ा सा जानकारी ले ले फिर ही भेजे। तो उन दिनों पे द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी थी, वहां पर एंट्रेंस थी जहां पर नो लॉन्ग विंडेड साइन बोर्ड्स एंड नोटिसेस टू मेक यू फील यू वर स्नीकिंग इनटू अ फॉरबिडन एरिया। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में इन्होंने पता लगाने के लिए गए, उस ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में ऐसे साइन बोर्ड्स बिल्कुल नहीं लगे हुए थे। यहाँ टॉन्ट थोड़ा सा कर रहे हैं ये कि ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में ऐसे साइन बोर्ड्स उस समय नहीं लगे हुए थे जिसमें आपको ऐसा महसूस हो कि आप यहाँ पर किसी फॉरबिडन एरिया में आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा टॉन्ट वो कर रहे हैं बिकॉज वहां पर ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, इस तरह के साइन बोर्ड्स लगाया करते थे। तो वही ये बोल रहे हैं कि मैं गया कहाँ, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में, वहां पर द एनकाउंटर की बहुत सारी कॉपीज पड़ी हुई थी, वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस, यानी कोई पुरानी थी, कोई बहुत न्यू थी, कोई थोड़ी बहुत यूज्ड थी, ऐसी बहुत सारी द एनकाउंटर की कॉपीज पड़ी हुई थी, ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय रीडर्स, यानी उतने रीडर्स ने उन्हें नहीं पढ़ रखा था। तो यहाँ पर व्हेन आई रेड द एडिटर्स नेम, यहाँ पर जब उन्होंने एडिटर का नाम पढ़ा वहां पर, तो कौन थे, हर्ड अ बेल रिंगिंग इन माय श्रंकन हार्ट, इनके दिल में एक घंटी अचानक से बजती है, क्योंकि वो एडिटर कौन थे, वही जो विजिट किया था उस जेमिनी स्टूडियो को बहुत साल पहले, जो विजिट किए थे ना, जिनका इनको पता नहीं चला था कि क्यों आए, क्या बोल के चले गए, है ना, वो ही थे वो एडिटर, द एनकाउंटर के एडिटर वो थे। तो यहाँ पर हमारे ऑथर को ऐसा लगा कि बिछड़ा हुआ भाई, कैसे मेले में मिचड़ा हुआ भाई मिल जाता है, वैसे ही लॉ उनको अपना मिचड़ा भाई मिल गया है, और इन्होंने जो है वो गाना गाया, जैसे ही उन्होंने इन्वेलप खोला वैसे वैसे वो गाना गा रहे थे, और रोड आउट हिज एड्रेस, उनका एड्रेस लिख के उन्होंने भेज दिया। यहाँ पर उन्हें लग रहा था कि शायद वो भी जो वो पर्सन है वो भी शायद गाना ही गा रहे होंगे, क्योंकि पहले की मूवीज में क्या होता था कि जो बहुत समय से बिछड़े भाई होते थे ना, इंडियन फिल्म्स में क्या होता था कि जो बिछड़े भाई होते थे ना, उनको कैसे मिलाया जाता था, एक दूसरे से गाना गाते गाते वो मिलते थे फर्स्ट रील और फाइनल रील में, ठीक है। तो इस तरीके से वो सोच रहे हैं कि मैं जैसे गाना गा के इन्वेलप वगैरह सील कर रहा हूँ, वैसे ही शायद वो भी उधर कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोग तो भाई भाई हैं, इस तरीके से बिछड़े भाई हम मिल गए हैं। और वो उनका नाम क्या था, वो जो पोएट आए थे उस समय जो लेक्चर देने, वो कौन थे, स्टीफन स्पेंडर थे, स्टीफन उनका नाम था, ठीक है। अब बहुत साल बीत जाते हैं, ये आउट ऑफ जेमिनी स्टूडियो, यानी जो हमारे ऑथर है वो रिटायरमेंट ले चुके होते हैं, जेमिनी स्टूडियो से चले गए होते हैं। एंड आई हैड मच टाइम बट नॉट मच मनी, उस समय ये जो ऑथर थे उनके पास समय तो था लेकिन उतना पैसा नहीं था। एनीथिंग एट अ रिड्यूस्ड प्राइस, कुछ भी जो कम प्राइस पे इनको मिलता था वो इनका अट्रैक्ट करता था अटेंशन, वो उसी चीजों को खरीदते थे। तो क्या था, फुटपाथ, मद्रास माउंट रोड जो था, पोस्ट ऑफिस था, उसके जो फुटपाथ के सामने ना बहुत सारे ब्रांडेड न्यू बुक्स 50-50 पैसे के बिक रहे होते हैं। तो एक्चुअली वो जो बुक्स थे वो एक ही सेम बुक के ही कॉपीज थे विद एलिगेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, स्पेशल लो प्राइस्ड था स्टूडेंट एडिशन के लिए। कहां पर, क्यों था, क्योंकि रशियन रिवॉल्यूशन का 50th एनिवर्सरी था, उसके लिए डिस्काउंट था, स्पेशल लो प्राइस था, इसीलिए ये हमारे ऑथर ने 50 पैसे पे किया और एक बुक ले ली उस कॉपीज में से। अब यहाँ पर एक बात मैं बता देती हूँ, जो स्टीफन स्पेंडर थे वो कौन थे, एक इंग्लिश पोएट एसेइस्ट थे जो कि कंसंट्रेट करते हैं थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस और जो क्लास स्ट्रगल के बारे में इनका था। तो आप ये अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया, हमारे जो ऑथर थे उन्होंने 50 पैसे के डिस्काउंट में देखा तो उठा लिया, और यहाँ पर बुक का नाम क्या था, द गॉड दैट फेल्ड। ओके, इस द गॉड दैट फेल्ड में क्या था, 6 एमिनेंट यानी 6 बेसिकली लोग थे, उन्होंने 6 सेपरेट ऐसे अपने अपने बारे में 6 सेपरेट ऐसे लिखा था कि किस तरीके से देयर जर्नीज इनटू कम्युनिज्म, कैसे वो कम्युनिस्ट बन चुके थे, कैसे वो कम्युनिज्म के अंदर चले गए थे, लेकिन फिर उन्होंने डिसइल्यूजन्ड रिटर्न, यानी फिर वो लोग कैसे कम्युनिज्म से बाहर आते हैं, इसके बारे में 6 अलग अलग लोगों ने 6 अलग अलग एसेज लिखे रखे थे। कौन कौन से 6 लोग हैं, एडरी गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नाजियो सिलोन, आर्थर कोइस्टलर, लुइस फिशर और स्टीफन स्पेंडर। यानी कि अब समझ आया कि ये जो स्टीफन स्पेंडर थे वो कौन थे, ये बेसिकली कम्युनिस्ट, पहले कम्युनिस्ट बनने गए थे और फिर बाद में कम्युनिज्म छोड़ के आए थे। शायद इसीलिए जेमिनी स्टूडियो में इनको बुलाया गया था। क्यों बुलाया गया था, क्योंकि वहां पर भी तो लोग कम्युनिज्म को हेट किया करते थे, याद करिए मैं शुरू में बता रही थी, और इसीलिए शायद ये स्टीफन स्पेंडर को बुलाया गया था। यहाँ स्टीफन स्पेंडर का जैसे ही नाम सुना, यहाँ पर हमारे ऑथर को एक ट्रेमेंडस सिग्निफिकेंस पता चल गया कि यहाँ पर वही स्टीफन स्पेंडर, वही पोएट जो कि जेमिनी स्टूडियो सालों पहले आए थे। उस समय पे यहाँ पर आई फेल्ट अ डार्क चैम्बर ऑफ माय माइंड लिट अप, ऐसा लगा जैसे इनके बिल्कुल ब्लैंक दिमाग में अचानक से एक लिट अप होती है, कैसे हेजी इल्यूमिनेशन होती है, यानी अचानक से दिमाग की बत्ती जलती है। द रिएक्शन टू द स्टीफन स्पेंडर एट द जेमिनी स्टूडियो वाज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री। अब ये मिस्ट्री नहीं बची थी कि स्टीफन स्पेंडर क्यों आए थे वहां पर जेमिनी स्टूडियो में। अब इनको पता चल गया था कि द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो मे नॉट हैव मच टू डू विद द स्टीफन पोएट्री
पोएट्री, यानी कि जो बॉस थे हमारे, उनको इस स्टीफन के पोएट्री से मतलब नहीं था, इनको मतलब था गॉड दैट फेल्ड। ये जो किताब के एक एसेइस्ट जो ये रह चुके हैं ना स्टीफन स्पिंडर, जो कम्युनिज्म के खिलाफ हैं, इसीलिए हमारे बॉस ने इनको अपने जेमिनी स्टूडियो में बुलाया था स्पीच देने के लिए, बिकॉज क्योंकि हमारे बॉस भी कम्युनिज्म के खिलाफ थे, ये भी कम्युनिज्म के खिलाफ थे, इसीलिए ये आए थे। और अब ये मिस्ट्री भी सॉल्व हो गई कि ये क्यों आए थे वहां स्पीच वाले जगह पे, वो कौन थे, एडिटर थे कि पोएट थे, वो पोएट थे, और वो क्यों आए थे अब वो भी क्लियर हो गया। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन के साथ। तो यहाँ माना थोड़ा सा इसमें ज्यादा टेक्निकल टर्म्स हो गए हैं, लेकिन मैंने पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा दिया। हो सके तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, एक बार तो आपने देख लिया, प्लीज जस्ट वॉच दिस वीडियो अनदर टाइम, ताकि आपको हर चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। आई नो ये थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, आप पार्ट वाइज पार्ट करके भी देख सकते हैं इसे। तो एक बार तो आपने देख लिया, मैं फिर से बोल रही हूँ, एक बार फिर से आप देख ले, मेरे लिए नहीं अपने लिए देखे, आपको ये चीजें, ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर कोई भी एक किताब खोले और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, आपको सब चीजें समझ आने लगेगी। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। तो मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।